कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुब्रता का नमस्कार। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम कोरोना से जागरूकता का कार्यक्रम है और आज मैं जब सुबह अखबार पढ़ रही थी तो मैंने किसी का लिखा हुआ एक शेर पढ़ा और जो आज का जो समय है उस पर एकदम सटीक बैठता है कि वक्त के साथ सदा बदले ताल्लुक कितने, तब गले मिलते थे अब हाथ भी न मिलाया गया। देखिए श्रोताओं, अब हाथ भी नहीं मिलाया जाता। सभी लोग शारीरिक दूरी का पालन करते हैं, मास्क लगाते हैं। और जब बात होती है हाथ मिलाने की तो ऐसे बहुत सारी शायरियाँ हैं जिनका एक संग्रह भी मैंने ढूंढा था, जो मैं आपसे कुछ शेयर करती हूँ, जो हाथ मिलाने की शायरी लिखी गई थी और आज के समय में कितनी सटीक बैठ रही हैं। कि दो वक्त का जहाज़ था, करता लिहाज क्या, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। और एक शेर है कि वो कौन था जो हाथ मिलाकर निकल गया, वो कौन था जो हाथ मिलाकर निकल गया, बरपा हिसारे जिस्म में कोहराम क्यों हुआ। एक और है कि मेरी बर्बादी में था हाथ कोई पोशीदा, मेरी बर्बादी में था हाथ कोई पोशीदा, उसने जब हाथ मिलाया तो मुझे याद आया। और एक शेर तो बहुत ही फेमस है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। ये बहुत ही प्रसिद्ध शेर है बशीर बद्र साहब का। शायद जब इन शेरों को लिखा गया था तो इनका अर्थ कुछ और था या किसी और चीज़ को दिमाग में रखकर इन शेरों को लिखा गया था, पर आज के समय में ये शेर इतने ज़्यादा सटीक बैठेंगे किसी ने सोचा नहीं था। आज हम देखते हैं कि जो कोरोना का कहर है वो बहुत सारे देशों में है। कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और इससे लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत में भी कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और हाँ, हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, पर केसेस की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि अब कोरोना का उतना भय लोगों में नहीं रह गया है जितना भय शुरुआती दौर में था। और मैं जब देखती हूँ कि कोरोना काल में हमारी लाइफ कितनी बदल गई है, एक साल के अंदर अंदर लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। मजाक की ही बात है, पर लोग पहले बोलते थे समय मूल्यवान है, अब बोलते हैं ज़िंदगी मूल्यवान है। पहले कहते थे पानी बचाओ, आज कहते हैं कम से कम 20 सेकंड से हाथ धोएं, वो भी दिन में कई बार। पहले था कि सामाजिक होना अच्छी बात है, अब कहते हैं समाज से दूर रहें। पहले था बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, अब बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास और कोचिंग करते हैं। पहले घूमना सेहत के लिए अच्छी बात थी, अब हो गया है कि घर पर रहें, बाहर ना निकलें। पहले जोर देते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अब कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से बचें और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी कहते हैं अतिथि से भी बचें। तो देखिए, समय समय की बात है, ये तो मजाक की बातें हैं कि क्रिएटिविटी है अभी भी चल रही है लोगों की। समय के साथ जो सिचुएशन है कितनी बदल रही है और हम लोगों को अभी भी उतनी ही सुरक्षा रखनी है। सिचुएशंस बदलती जाएंगी धीरे धीरे। जब तक हमारे देश में कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो हमको सुरक्षा रखनी ही है। श्रोताओं, देश में इस समय सभी व्यावसायिक गतिविधियां खोल दी गई हैं। देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन अभी रेल, अंतर्राष्ट्रीय विमान, स्कूल ये अभी पूरी तरह से नहीं खोले गए हैं क्योंकि संक्रमण बढ़ने का अभी भी डर है। ऐसे में अब संक्रमण बड़े शहरों से होकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है। श्रोताओं, कोरोना की समाप्ति के लिए आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। संक्रमण की चेन तोड़ें, सहयोग से सुरक्षा करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन का संकल्प लें, एक दूसरे का सहयोग करें और भेदभाव ना करें। इसके अलावा यदि आप खुद को अकेला या उदास महसूस करते हैं तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान के टोल फ्री नंबर #08046110007 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 08046110007। इस नंबर पर आप कॉल करिए और जब आपको जो भी मानसिक परेशानी है उसको आप शेयर करिए। और अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए अपना जो समय है वो अच्छे कामों में लगाइए। कुछ अच्छी मूवीज़ वगैरह देखिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए
अच्छे गाने सुनिए, गीत संगीत में भी अपनी रुचि रखिए। गीत संगीत भी आपको बहुत रिलैक्स करता है। कुछ लोगों को अभी ये डाउट है कि वैक्सीन के परीक्षण के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो क्या होगा। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि बिना परीक्षण के परिणाम आए कोई भी वैक्सीन नहीं आएगी। वैक्सीन के 3 ट्रायल होते हैं जिसमें सफल होने के बाद ही वैक्सीन दी जाती है। तीसरे ट्रायल में ही वृहद स्तर पर लोगों पर ट्रायल होता है। उसके बाद इसमें चौथा ट्रायल भी होता है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनकी निगरानी हर वक्त रखी जाती है। क्योंकि वैक्सीन धीरे धीरे लोगों तक पहुंचती है, इसलिए छोटे बड़े सभी स्तर पर लोगों पर ध्यान दिया जाता है। वैक्सीन की एक समय सीमा भी होगी। अगर कुछ सालों बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसके बारे में अभी बताना बहुत मुश्किल होगा। और श्रोताओं, इस समय बच्चों में कोरोना वायरस के कारण चिंता या भय जैसी मनोसामाजिक समस्याएं हो रही हैं। बच्चों में शारीरिक या मानसिक विकास में भी देरी हो सकती है, एकाग्रता में भी कमी हो सकती है या अति सक्रियता हो सकती है। बार बार गुस्सा करना, नखरा करना, आक्रामक होना, नींद ठीक से ना आना, भावनाओं में और मनोदशाओं में लगातार बदलाव होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको माता पिता को अपने बच्चों में देखने चाहिए कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर बच्चों में भय या चिंता जैसी कोई मनोसामाजिक समस्या होती है तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, वो मैं आपको बताती हूँ। उस पर कॉल करें। नंबर है 08046110007। इसलिए बच्चों के साथ आपको घरों में थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा, उनके मन की बात समझनी होगी। उनको भय से मुक्त रखने के लिए उनके साथ थोड़ा खेलें, उनके साथ अच्छी किताबें को पढ़ें, उनको अच्छी मूवीज़ दिखाएं और कोशिश करें कि जब भी वे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चे कंप्यूटर पे या मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, कौन से टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। उनको थोड़ी बहुत सेक्स एजुकेशन की भी जानकारी दें ताकि बच्चों का कोई हैरेसमेंट ना कर पाए। और इसके अलावा श्रोताओं, इस समय हमारा बच्चों से कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि बच्चे इस समय खुद को सुरक्षित महसूस करें। तो आइए श्रोताओं, इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमने कॉल लगाया है श्रीमती सुषमा यदुवंशी जी को। आप बाल मनोविज्ञान में भी रुचि रखती हैं और इसके साथ साथ साहित्य में भी आपकी गहरी रुचि है। तो आइए करते हैं आपसे बातचीत। हेलो, मैं आकाशवाणी छतरपुर से सुब्रता बोल रही हूँ। जी नमस्कार, सुषमा यदुवंशी। जी नमस्कार। धन्यवाद मैम मुझसे बात करने के लिए, मेरा सौभाग्य। सुषमा जी, वैसे तो हमने आपका थोड़ा सा परिचय अभी अपने श्रोताओं को बताया, पर हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय और हमें थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ी हैं और सब कुछ बताना इंट्रोडक्शन में संभव नहीं था। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। मूलतः मेरा जन्म स्थान इंदौर का है। मेरा लालन पालन शिक्षण सब वहीं हुआ है। बीएससी एमए हिंदी लिटरेचर साहित्य का शौक था। कहते हैं भी है कि विज्ञान वाले ज्यादा थोड़े सतर्क होते हैं, उन्हें आर्ट्स में कला में कोई रुचि नहीं रहती है, लेकिन विज्ञान की छात्रा होने के साथ साथ साहित्य का भी, हिंदी साहित्य विशेषतः बहुत रुचि थी, तो एमए हिंदी साहित्य किया। उसके बाद एमफिल किया और जो मेरा रिसर्च का काम है वो बच्चों के ऊपर, बाल मनोविज्ञान के ऊपर काम किया जी। और उसके बाद विवाह मेरा इधर यूपी में हुआ, यूपी पर बांदा जिले में जी। जो मेरा ससुराल पक्ष है वहीं पर है। और कार्यक्षेत्र मेरा विस्तार रूप से कहूँ तो शिक्षिका के रूप में हूँ, निदेशक हूँ, एक स्कूल विद्यालय चलाती हूँ और बच्चों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हूँ। काउंसलिंग का काम जिसको अपन सदुपेशन कहते हैं वो काम करती हूँ। और लेखन जो क्षेत्र है, लेखन क्षेत्र में कहानियां, लघु कथाएं, कविताएं विशेषतः सभी के लिए लिखती हूँ और महिला और बच्चों के बीच में काम करती हूँ। उनके जो काउंसलिंग का काम है उसी के लिखने का भी कार्य है मेरा। और बस्तियों में जो हमारे समाज के अंतिम वर्ग के लोग हैं उनके बीच काम करना अच्छा लगता है। मतलब एक लगता था कि अपन किसी की मदद कर पाए, वो मदद एक एक मदद करते करते वो इतना बड़ा क्षेत्र पा लिया कि 18 बस्तियों में अब काम शुरू हो चुका है। एक बस्ती को लेकर शुरू किया था और अखिल भारतीय साहित्य परिषद का भी मेरे पास दायित्व है, महामंत्री का। ये मेरा परिचय है।
जी, आप कई सारे क्षेत्रों से जुड़ी हैं, तो एक होता है अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीजों में सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मेरे जो कार्य क्षेत्र में जो मुझे सफलता मिल रही है वो मेरे परिवार, ससुराल का, मेरे पतिदेव का बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ मेरे जरूरत होती है काम करने की, वो क्षेत्र भी वो पूरी तरह से निर्वाह कर लेते हैं, तो मैं दूसरे काम कर पाती हूँ बाहर के बहुत अच्छे तरीके से। आपने हमें बताया कि आप बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं और उस पे भी आपने काम किया है। तो अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय जो कोरोना का समय है, इसमें बच्चे घरों पर ही हैं और ना ही वो खेलने बाहर जा पाते हैं पार्क में, ना ही स्कूल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं और घर पर ही रहना है। तो बच्चों में जो एक चिंता या कह सकते हैं कि एक माहौल बन गया है मन का, वो उतना शायद अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में परिवार की क्या जिम्मेदारी है कि कैसे बच्चों के साथ घुले मिले या उनका थोड़ा सा उत्साह होता है वो बनाए रखें? ये समय कोरोना काल का जो आया, ये वाकई में विकट समस्या लेकर आया। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने अपने कई व्याख्यानों में, उद्बोधनों में भी ये कहा है कि ये समय भले ही विकट था, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया, लेकिन इसमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी भी लेके आया है, सकारात्मकता भी लेकर आया है। सबसे बड़ा उपक्रम जो हुआ हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो हमारे पास समय नहीं मिलता था, हम सवेरे से भागे जा रहे थे रात तक, पिता बच्चों का मुंह नहीं देख पाता था, बच्चे पिता का मुंह नहीं देख पाते थे, साथ में भोजन नहीं हो पाता था, पूजा पाठ नहीं हो पाता था, साथ में बैठ के जो हम हमारे दादा दादी के साथ बैठते थे, कहानियां किससे सुनते थे, वो नहीं हो पा रहा था जो हमने हमारे बचपन में जिया है। और बच्चों के बीच में जब मैं काम करती हूँ तो मुझे पता है कि कितनी समस्या आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि परिवार के लिए, कुटुंब के लिए इस कोरोना काल ने बहुत अच्छा समय दिया है कि सब साथ रहने का मौका मिला, साथ भोजन करने का मौका मिला, साथ पूजा पाठ करने का, अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिला सबको परिवार के साथ। बच्चों को दादा दादी का सानिध्य मिला, साथ में भोजन, पानी, सारी व्यवस्था। तो मुझे नहीं लगता, और अगर लगता है कि खेलने कूदने का, तो ये समय तो 6-7 महीने का मान लीजिए कि साल भर हम नहीं खेल पाएंगे, बाकी तो हम करना ही है। और अगर हम स्वास्थ्यगत देखेंगे तो घर में ही हमने सबने योग शुरू किया, ध्यान किया, तो सकारात्मकता तो इसमें भी है। कोई बच्चों में नेगेटिविटी नहीं आई। रही ऑनलाइन की बात, तो ऑनलाइन तो हम जिसके लिए कहते थे कि बच्चों को मोबाइल से दूर रहना है, तो हम अभी भी कहते हैं कि दूर रहना है। और जो समस्या आ रही है कि भाई अब ऑनलाइन पढ़ाई करना है, तो ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, 10वीं 11वीं के बच्चों के लिए, बड़ी क्लासेस के लिए ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि 8वीं तक के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि हम उनको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। और समस्या है उसके लिए भी, बीमारियां खड़ी हो रही हैं बच्चों की आंखों में, सर दर्द, ये सब किससे भी आए हैं। अगर आप स्टडी करेंगे सभी लोग तो पता लगेगा। अपन घर में बच्चों को देख रहे हैं ना जी। और मेरा तो मानना है कि ये परिवार के लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आया है, बच्चों के लिए विशेषतः। बच्चों से जो परिवार छूट गया था, बच्चों को करीब लेकर आया अपने बड़ों के साथ। जी, जैसे आपने बताया कि ये जो समय है परिवार के साथ बच्चों का, एक अच्छा समय मिला है, पर कई बार क्या होता है, सभी के घरों के माहौल अच्छे नहीं होते। एक जहाँ जिस घर में स्त्रियां हैं और बच्चे हैं और माहौल अच्छे नहीं है, वहां पे उनके लिए बाहर ना निकल पाना एक समस्या बन जाती है। कई बार बच्चों के साथ कुछ यौन दुर्व्यवहार या फिर हिंसा के मामले भी सामने आते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे अपने बच्चों को सही से रखें, या फिर अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो समाज को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न ही है। ये समस्या ऐसा नहीं है कि आज ही कोरोना काल के समय यौन शोषण जो बच्चों का हुआ है, ये कई वर्षों से लगातार आया है। लेकिन डर के कारण या बच्चे को डराना धमकाना ये सिखा दिया गया था, तो बच्चा सहम जाता था और डर के कारण नहीं बोल पाता था। वर्तमान की जो पीढ़ी है, बच्चों की पीढ़ी, मेरा तो मानना है कि विगत 10 वर्षों में जितने भी बच्चे हुए हैं वो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। आजकल के हमारे स्मार्टफोन जैसे हमारे बच्चे स्मार्ट हो चुके हैं। हाँ, रही बात अगर उनको ये बताने की कि क्या सही है और क्या गलत है, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये हमारा ही काम है, परिवार के, माँ का, पिता का, दादाजी का, दादी जी का,
क्योंकि जब तक बच्चों को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी हो, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ये कहता है कि इन सब चीजों का, विशेषता यौन शोषण, हम बच्चों को इसके बारे में सही शिक्षा नहीं दे पाते, तो वो बच्चा बोल नहीं पाता है। जब हम बच्चों को बताएंगे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, बच्चों को सब समझता है, सब समझता है, लेकिन बस डर के कारण वो कुछ कह नहीं पाते हैं। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है बताने के लिए। हाँ, घर का माहौल जैसे कुछ विध्वंसात्मक है, तो परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो पॉजिटिव होगा, जो परिवार को लेके चलता है, तभी अपना परिवार चल पाता है। तो उन्हें वो बच्चों को बताना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि आप साहित्य से भी जुड़ी हुई हैं और साहित्य लेखन में रुचि रखती हैं, तो किन चीजों में आपकी विशेष रुचि है? विशेष रुचि मेरी कविताओं में है और कहानियों में है, लघु कथाओं में, संस्मरण में, यात्रा वृत्तांत में। लेकिन विशेषता है जो है, मुझे वो लघु कथाएं और संस्मरण ज्यादा अच्छे लगते हैं। कविताएं तो बच्चों के साथ रह के बच्चों के साथ मन बहलाने के लिए लिख लेती हूँ, और सबसे अच्छा ये लगता है कि बच्चों के बीच में रहती हूँ तो बच्चा बनना पड़ता है। कहा भी जाता है कि बच्चों के लिए लिखना सबसे कठिन कार्य है, और बच्चों के लिए लिखना है तो बच्चा जैसा बनना पड़ता है। हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को भी कोई एक बाल कविता सुनाएं, जो हमारे नन्हे मुन्ने इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनका भी थोड़ा मनोरंजन हो। हाँ, बहुत सारी कविताएं हैं बच्चों के लिए, और उसके साथ ही मतलब पर्यावरण को लेकर और सामाजिक जितनी भी है बच्चों का, पढ़ाई लिखाई से लेकर राष्ट्र के बारे में जानने को लेकर, ये सब विधाओं को लेकर, सब विषयों को लेकर मैंने लिखा है। अभी अपना जो कोरोना है इस पर लिखा था बच्चों के लिए कि बच्चों तुम ना घबराना, क्योंकि छाया है घना अंधेरा कोरोना का, हर घर पहुंचा कोई न बचा, प्राण हर लिए हजारों, आपदा आई चहुं ओर, फैली चीन सहित विश्व की ओर, हम भी नहीं रहे अछूते, पग पग डर डर डग डग पर रहे फैलते, देखो ऐसा बवंडर, मौतों का पहली बार, थर थर कांप गया संसार, क्या लिखूं क्या बताऊं क्या समझाऊं मेरे बच्चों, निशब्द हो गई है मेरी कलम, मानव का रक्त चूस कर, मानव का रक्त चूस कर मानवता का सिर कर दिया है कलम। विश्व आपदा से घिरा हुआ है, मानव जाति है परेशान, कोरोना ने सब बंद करवा दिया, हम सबको परेशान कर दिया, दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति वालों ने महामारी को फैलाया है गद्दारों ने, लेकिन तुम न घबराना, भारत भूमि है अनमोल, कर न सका कोई इसका मोल, संघर्ष संयम और धैर्य कर जाएगा कमाल, विकट समस्या पर विजय पाकर हम करेंगे धमाल। आपने इसके अलावा भी कोई और कविता लिखी हो तो वो भी हमें सुनवाइए, क्योंकि एक कविता से मन नहीं भरा। जी जी अवश्य। विषय बहुत है ना जी। तो बच्चों के लिए एक लिखी थी कि चलो थोड़ा बाँच ले, अभी समय मिला। तो हम बच्चे कैसे हो गए थे कि किताबों, जिसको हम किताबी कीड़ा कहते हैं, कि किताबों में खोए हुए, सवेरे से जो बच्चा निकलता है घर, रात तक आता है ट्यूशन तक, और शाम तक बिल्कुल बेहाल हो जाता है। तो इस कोरोना ने, जैसे मैंने कहा विषय की परिवार के साथ आध्यात्मिकता भी सिखाई, उस पर लिखा था कि गीता और रामायण चलो थोड़ा बाँच ले, थोड़ा समय बचाकर स्वयं को निखार ले, क्या हुआ हमें जो जल रहे हम स्व की अग्नि में, पाल पोष रहे हैं अंतर मन को कटु कलेश अभिशप्तों में, सीखे कुछ अपने लिए, सीखे कुछ अपनों के लिए, द्वार पर जो खड़ा दीनहीन करें उसका अभिवादन, न बने हृदय विहीन, त्याग संयम मान सम्मान बनाए हमें आदर्शवान, राग देश क्रोध माया इनसे हमने ही दुख पाया, तो चलो थोड़ा बाँच ले, गीता और रामायण। जी बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, ये जो एक साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया अचानक से? दो अलग अलग धाराएं हैं, एक तरफ साहित्य विज्ञान, संगम कैसे हो गया? जी, इसके पीछे बहुत
अच्छा किस्सा है, हंसी भी आती है। और ने जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं बिल्कुल इसका सही सही जवाब देती हूँ, कोई लगेट नहीं। जब मैं छोटी थी, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ और हिंदी का विषय रहता है एक अपना। जी। तो हिंदी का विषय जब पाठ पढ़ती थी तो मैं बहुत खुश होती थी। क्यों खुश होती थी, इसका कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरा नाम है सुषमा। और जनरली जो पाठ होते हैं, पहला हमारा पाठ कविता होता है जो कि बच्चों की प्रार्थना होती है, देश के लिए कुछ होती है। दूसरा जो पाठ होता है, दूसरा या तीसरा किसी अच्छे अच्छे देश प्रदेश के बारे में होता था। तो एक अक्सर वो पाठ में और सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में सुषमा नाम आता था। तो मांडू पाठ पढ़ रही थी मैं एक बार, तीसरी या चौथी क्लास में रही होंगी। तो मांडू का सौंदर्य ऐसा पाठ का नाम था। तो उसमें प्राकृतिक सुषमा का सौंदर्य देखते बनता था। फिर उसके बाद कई कविताओं में, पाठों में मेरे नाम आने लगे। तो वो जो मेरा नाम आता था तो मैं पूरी क्लास में इतनी प्रफुल्लित होकर बिल्कुल कॉलर ऊंची करके कहती थी, देखो किताब में मेरा नाम आया। तो वो अपना नाम ढूंढने के इसमें मैं पूरी किताबें हिंदी की पढ़ लेती थी। भैया बड़े थे तो उनकी किताबें हो जाती थी। लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती थी वो पढ़ने लगी। मतलब तीसरी चौथी से मुझे जो पढ़ने की आदत लगी तो वो साहित्य की रुचि उसमें बढ़ती गई। तो यहाँ से मेरा हिंदी साहित्य के प्रति लगाव रहा। विज्ञान की छात्रा इसलिए थी कि विज्ञान में भी बहुत रुचि थी, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती थी। लेकिन जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि नहीं भैया, आप साहित्यकार ही बहुत अच्छी हैं। इसलिए मेरा रुझान जो है बचपन से हिंदी साहित्य की तरफ रहा। जी, एक अच्छा ही किस्सा है, एक अनोखा किस्सा है, पहली बार सुना है कि इस तरह से रुझान आया। जी। और मेरे जो हिंदी के शिक्षक थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका जो पढ़ाने का तरीका था तो उसमें वो मतलब पूरा पाठ पढ़ने को कहते थे और प्रश्न के उत्तर खुद ही खोजो उसी के अंदर। फिर वो प्रश्न करते थे और हम उत्तर खोजते थे। मतलब एक जो किताबी कीड़ा या तोता रटंतु जो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती थी, वो उस समय वो उस प्रक्रिया से पढ़ाते थे। तो आज भी जब मैं अपनी कक्षाएं लेती हूँ तो मुझे वही लगता है कि इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे की रुचि हो और उसमें वो अपनी अभिव्यक्ति हमें दे सके। पूरा घुल मिलकर उस जो भी विषय पढ़े, ऐसा नहीं है कि हिंदी, कोई भी विषय पढ़े तो इस तरह होना चाहिए कि जिसकी जो रुचि है उसमें वो बिल्कुल पूर्णतः तल्लीन होकर पढ़ने लग जाए। जी, मन नहीं कर रहा आपसे बातें खत्म करने का, इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, पर फिर भी समय का अभाव है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश दें। इस कोरोना काल में तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमको बचना है, स्वयं को बचना है, दूसरों को बचाना है। बहुत विकट समस्या है, आर्थिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य दृष्टि से भी। तो आर्थिक दृष्टि से हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है, पैसा बचाना जो हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं, आज वो यथार्थ में उसको वाकई में बदलना है। और समय समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय समय पर दवाइयाँ लेते रहें, जो हमारा आयुर्वेदिक काढ़ा है वो लेते रहें, जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बचा पाएंगे और इस कोरोना से लड़ पाएंगे और देश को वापस से पुनः एक परम वैभव की तरफ लेके जाने के लिए हम खड़े हैं, तत्पर हैं। और वाकई में हम इससे निपट कर विश्व में सबसे पहले उभर कर आएंगे। ऐसे मेरी सभी से विनती है कि अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, जब हो ज्यादा हो उतने ही काम के लिए निकलें, बाकी अन्यथा घर में रहें, परिवार के साथ रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सभी का धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे श्रीमती सुषमा यदुवंशी जी से की गई बातचीत को। तो इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।